हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर हाजिर हूं आज क्रम परीक्षण में एक छोटी सी बात आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। वो होती है हल्का, भारी, लंबा, छोटा, जल्दी, लेट। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरह के क्रम लगाने वाले। उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस भी आपको 1 से 2 नंबर दिला ही देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और सीखते हैं कि आपके लिए आज कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चन हैं और ये हल्के भारी छोटे वाले कैसे क्वेश्चंस आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ 10-15 क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। तब तक आप पूरी तल्लीनता के साथ, ध्यान के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और आनंद लें इसका। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इनमें से कौन सा कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए प्रश्न क्या है। प्रश्न किया गया था आपसे एम, ओ और पी में सबसे छोटा कौन है। यानी आपको ये पता करना है नीचे दिए गए कथनों से कि एम, ओ और पी में से सबसे छोटा कौन सा है, ये डिसाइड करना है। कथन दे रखा है, फर्स्ट नंबर वाला कथन है एम पी से छोटा है। एम है वो पी से छोटा है, यानी पी बड़ा है एम छोटा है। कैसे भी लिख लें, ऐसे ये मुंह फाड़ने वाले की तरफ बड़ा होना चाहिए, ये जो चोंच है इसकी नोक की तरफ छोटा कर लेते हैं, ये बात है। या कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लें, छोटा है नीचे, तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि एम छोटा है और पी बड़ा है। पहले कथन का मतलब है कि एम पी से छोटा है, समझ पाए होंगे। दूसरे कथन का मतलब है, तो इससे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें तीनों में सबसे छोटा क्या है। तो पहला कथन तो पर्याप्त नहीं है, फिर दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कह रहा है ओ पी से लंबा है। ओ है वो पी से भी लंबा है। पी से बड़ा कौन है? ओ। यानी इन दोनों कथनों को आप मिला लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि सबसे छोटा एम है। दोनों कथनों को मिलाने से आपको पता चला है फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। प्रश्न बहुत आसान कैटेगरी के होते हैं ये, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा आपसे कहना यही होता है कि आसान चीजों को आप यदि नेग्लेक्ट करते गए तो आपको नौकरी कभी भी नहीं मिलने वाली। तो हमेशा यदि आपको सक्सेस होना है, नौकरी जल्द से जल्द लेनी है, आगामी एग्जाम्स में ही आपको सिलेक्शन निकालना है, तो आपको बेसिक चीजों को समझने की क्षमताओं को और जो सरल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में आप जो मॉडरेट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं उनको भी देखते रहना पड़ेगा, तभी आप परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपको 1 नंबर ही दिलाते हैं। देखिए ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 में आपसे पूछा हुआ था। तो प्रश्न कह रहा था कि एम और पी 3 व्यक्ति हैं, तीनों में सबसे छोटा कौन है। ये पूछ रहा है कि इनमें तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो एम पी से छोटा है, उसे आपने लगाया, उससे पता नहीं चला। पहले कथन से तीनों का मालूम ही नहीं चल रहा है कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है। दूसरे के अंदर आपने गए तो दूसरे प्रश्न के अंदर जैसे दूसरे कथन को आपने देखा कि ओ पी से लंबा है, तो फिर पता चला कि पी छोटा है और ओ बड़ा है। तो ओ पी से लंबा हो गया था, तो सबसे लंबा तो ओ कह सकते हैं और सबसे छोटा एम कह सकते हैं। इस बात की तरफ जाने के लिए कि सबसे छोटा कौन है, उसके लिए आपको दोनों कथनों का सहारा लेना पड़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है। उसी प्रकार का क्वेश्चन और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, आराम से देख लें इनको। प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्रों में से सबसे ऊंचा कौन है। इन 5 मित्रों में से डिसाइड करना है कि 5 में से सबसे ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचे की बात करें और कथन जो गिवन है, फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो ये है, दीपा वीणा और चित्रा की तुलना में ऊंची है। ऊंचे लोगों को मैं ऊपर लिखूंगा। दीपा है वो ऊंची है, दीपा है वो किससे ऊंची है? वीणा से भी ऊंची है और चित्रा से भी ऊंची है। दीपा, वीणा और चित्रा दोनों से ऊंची है। ये लीजिए साहब, पहले कथन से आपने देखा कि
वीणा और चित्रा की तुलना में दीपा ऊंची है। ऊंचे लोगों को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये ध्यान रखें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूं भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, या यूं भी लिख सकते हैं कि ऊंचे बड़े मोटों को ऊपर लिखते जाएं, हल्के पतले उनको नीचे लिखते जाएं। तो जो छोटे हैं उनको मैंने नीचे लिखा है, दीपा को ऊपर लिखा है। अब इससे ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि सबसे ऊंचा कौन है, क्योंकि मित्र 5 हैं, अभी 3 ही मित्र आए हैं। 3 में से डिसाइड हो गया कि दीपा कौन है, 3 में से तो डिसाइड हो गया कि दीपा बड़ी है। लेकिन प्रश्न कह रहा है 5 मित्रों में से चाहिए, तो पहले कथन से, केवल पहले कथन से तो आप पर्याप्त नहीं कर सकते, यानी सी विकल्प नहीं आएगा। केवल कथन फर्स्ट का डेटा पर्याप्त है, ये बात तो गलत साबित हो गई, क्योंकि पहले कथन से आपको पता नहीं चल रहा है, इस पहले वाले कथन से, कि 5 में से बड़ा कौन है। तो दूसरे कथन को अपन शामिल करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रणवी अभी से छोटी है। प्रणवी है वो अभी से तो छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। ये प्रणवी है वो अभी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। दीपा से तो ऊंची है प्रणवी, प्रणवी है वो दीपा से ऊपर लिख दीजिए, और अभी से छोटी है, अभी इसके ऊपर है, मतलब अभी इससे ऊंचा है। अभी सबसे ऊंचा है, प्रणवी उसके नीचे है, फिर दीपा है, फिर वीणा और चित्रा है। आप सबसे छोटा कैंडिडेट तो यहां से डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन सबसे ऊंचा कैंडिडेट आप डिसाइड कर पा रहे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचा कैंडिडेट अभी होगा। तो ये कौन से कथनों से मिलकर बना? केवल एक से बना कि दो से बना, कि दोनों से ही नहीं बना, या दोनों से बन गया? तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का डेटा एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर बताने के लिए पर्याप्त था। डी ऑप्शन आप राइट आंसर कह रहे होते। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और दी गई चीजों का कॉम्बिनेशन थोड़ा ढंग से बिठाएं और कर सकते हैं। इसमें होशियार कमजोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा कोई मुश्किल भरे क्वेश्चंस भी ये नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, सभी कर सकते हैं, सभी बता सकते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लूं आपसे, वो ये करता हूं कि यदि आपसे ये पूछता कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इनमें से छोटा डिसाइड आप नहीं कर पाते, तब उस केस में उत्तर होता कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही डेटा पर्याप्त नहीं है, दोनों का ही डेटा पर्याप्त नहीं है। छोटा यदि पूछता, क्योंकि छोटा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वीणा छोटी है कि चित्रा छोटी है, बस इतना कहा गया था कि दीपा से दोनों ही छोटी है, तो लेकिन ये नहीं कहा कि वीणा कहाँ बड़ी है कि चित्रा बड़ी है कि कौन है। तो आप छोटा कैंडिडेट यहां से फाइंड नहीं कर पाते, तो कथन होते कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्याप्त नहीं है यदि छोटा पूछता तो। लेकिन उसने ऊंचा पूछा था, तो ऊंचा बिल्कुल डिसाइड हो रहा था कि अभी सबसे इनमें ऊंचा है, और वो दोनों कथनों का प्रयोग करने से प्राप्त हुआ है। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला तीसरे वाले कथन को। देखिए छोटी सी बात है, प्रश्न कहा गया है, एक प्रश्न है वाई यू और के दंत चिकित्सक के यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चिकित्सक पहले किससे मुलाकात करेगा, पहले किससे मुलाकात करेगा, ये उनका क्रम डिसाइड करना है। और नीचे दो कथन है, क्या दोनों कथनों से डिसाइड होगा कि ये तीनों में से पहले कौन है, या फिर एक ही कथन से काम चल जाएगा, ये आपको बताना था। तो यहां से आपने पहले कथन को पढ़ा। पहला कथन ये कह रहा है कि वाई के और यू के बाद आता है, वाई के और यू के बाद आता है, के पहले आता है और यू के और यू, के एंड यू के बाद में कौन आता है, वाई। यानी आगे उधर मैं बाद लिख रहा हूं, इधर वाले पहले लिख रहा हूं, ये पहले आ गए, वाई बाद में आया है। के यू से पहले आता है, के है वो यू से भी पहले आता है। यहां डिसाइड नहीं हुआ कि सबसे पहले किससे मुलाकात होगी, क्योंकि के एंड यू था पहले से, तो आपको पता नहीं चला। लेकिन फिर दूसरे को देखिए, के यू से पहले आता है, के है वो यू से पहले आ जाता है, यानी ये इससे पहले ही आ गया था, यू से पहले आ गया था। और के और यू के बाद में कौन आया है, वाई, यानी वाई से पहले ये दोनों ही आ गए थे। वाई से पहले से तो कथन से ये डिसाइड हो गया था कि वाई से पहले ये दोनों आ गए हैं, या वाई और के और यू के बाद में वाई आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले के आया है, उसके बाद यू आया है, और सबसे लास्ट में वाई। तो सबसे पहले किसे देखेगा, के से,
तो ये दोनों कथनों से मिलकर बनी है ये जानकारी। यानी पहले कथन से तो आप सिर्फ ये डिसाइड कर पा रहे थे कि के एंड यू के बाद में वाई आया है। दूसरे कथन से ये डिसाइड कर पा रहे हो कि के यू से पहले आया है, कि यू के है वो यू से पहले आया है। इन दोनों कथनों को आप मिलाएं, दोनों को आप एक जगह मिलाते हैं तो तीनों का रिजल्ट पता करता है। अकेले सेकंड को पर्याप्त नहीं है कि आप किसको पहले बुलाए हो, सेकंड फर्स्ट से भी अकेले से पर्याप्त नहीं है कि पहले कौन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ के सबसे पहले आया है, दोनों को देखिए, के सबसे पहले आया है, फिर उसके बाद में यू आया है, फिर उसके बाद में वाई आया है। तो दोनों कथनों से ये डिसाइड हो गया था कि सबसे पहले के को देखा जाएगा। प्रश्न के लिए क्या पर्याप्त था, तो आप कहते कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं इसका उत्तर बताने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ये छोटे छोटे क्रम लगाने के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बस आप लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि कोई ट्रिक फॉर्मूला या कोई सूत्र तो आपको याद करना नहीं है, बस आपको ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है और उत्तर आप लगा सकते हैं, मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवश्य परीक्षा में आप जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंडिंग करके उनका उत्तर निकालना सीखें, जिससे कि आपके नंबर तो बाकी सवालों जितने मिलेंगे आप कंपटीशन में जिंदा भी रहेंगे। सरल क्वेश्चंस को आप गलत करते हैं तो कंपटीशन से बाहर होने के खतरे आप पे मंडराते हैं। एक टफ क्वेश्चंस को आप यदि परीक्षा में छोड़ते हैं तो ज्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि हो सकता है लाखों लोगों ने उसको छोड़ा होगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ ये पंगा होता है कि उन्हें लाखों बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, तो कंपलसरी हो जाता है कि आप उसे अटेम्प्ट करें। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं, बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, तो मैं लंबे को ऊपर रखता हूं, बी लंबा है डी से, बी नीचे रख देता हूं, बी लंबा है डी से, यानी लंबे आदमी को मैं ऊपर रख रहा हूं और छोटे को नीचे रखता हूं। ऐसा अपनी समझ के हिसाब से कैसे भी डायग्राम बना लें कि बी लंबा है डी से, पहला स्टेटमेंट था बी लंबा है डी से। फिर अगला देखिए, और डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, डी भी ऊपर है ए से, तो ए नीचे आ गया और डी से लंबा हो गया। और सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, सी बी से लंबा है, लेकिन आगे देखिए लेकिन और लगा हुआ है, पूरी लाइन को पढ़िए, सी लंबा है बी से और लाइन को नीचे आके भी पढ़िए, लेकिन ई से छोटा है। कौन? सी। सी है वो बी से तो लंबा है, बी से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ये हो गया आपका क्रम। अब आप ये कह सकते हैं कि इन 5 में से सबसे लंबा कौन है, तो आप कहेंगे इनमें सबसे लंबा सर ई है, यानी कि डी विकल्प आपका सही उत्तर होता। ई कैंडिडेट इनमें से सबसे लंबा है। 4th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता वो आप ई कह रहे होते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटा सा ही ये वीडियो होगा आपके लिए, लेकिन ये भी आपको एक आध नंबर दिलाएगा एग्जाम में। सीरियस होकर देखें, प्रैक्टिस करें। इनके जो टेस्ट पेपर्स हम आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, उन टेस्ट पेपर क्विज को भी आप लगाते रहें। अनिल आनंद से भारी है तथा आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है, तो सबसे भारी कौन है? अनिल है वो आनंद से भारी है तथा आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है। भारी लोगों को मैं ऊपर लिखता हूं और हल्के लोगों को नीचे। अनिल आनंद से भारी है, अनिल आनंद से भारी है, आनंद इससे हल्का है तो आनंद को नीचे लिख दीजिए। आनंद को मैंने नीचे लिख दिया, अनिल ऊपर लिख दिया, यानी अनिल भारी था आनंद से। तथा आनंद विजय से भारी है, आनंद है वो विजय से भारी है, तो विजय को और नीचे लिख दीजिए, आनंद उससे भारी हो जाएगा। फिर कह रहा है रमन अनिल से भारी है, अनिल से भारी कौन है? रमन है, ये लीजिए, बहुत आसान था। सबसे भारी कौन है? तो भाई सबसे भारी रमन है, तो आपका उत्तर हो जाता डी ऑप्शन राइट आंसर। छोटी सी बात पूछी हुई है, ये तो बहुत ही आसान है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में ज्यादा कोई टफ अप्रोच आपसे नहीं पूछी जाती है। ये जो अलग अलग अप्रोच मैं आपको दिखा रहा हूं वही बनती है। और भी कुछ स्टेटमेंट के थ्रू जो आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा उस प्रकार से होते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं जो स्टेटमेंट के थ्रू आपको
कुछ तार्किकता पर डिपेंड करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता डी ऑप्शन, जिसमें रमन आपके लिखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या है आपके लिए। हंसते मुस्कुराते ही कर सकते हैं, ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा कोई जी का जंजाल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। सोहन और विजय के बीच में कुणाल का स्थान है। और इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला, ये आपको बताना था। इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया है, उसमें पहला देखिए, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। सोहन है वो सुरेश से नीचे है, यानी सुरेश बड़ा है और सोहन छोटा है। या फिर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आगे सुरेश है और पीछे मोहन है। फिर देखिए, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था तथा कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में है। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, यानी विजय है, यहां से ध्यान देना, अलग से मैं लिख रहा हूं इसको। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, यानी दीपक से ऊपर आएगा, विजय आएगा वो दीपक से तो ऊपर आएगा। विजय दीपक से ऊपर था। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। सोहन और विजय के बीच में, तो यहां सोहन है, विजय नीचे आ जाएगा और इन दोनों के बीच में, क्योंकि ऊपर हो नहीं सकता, ऊपर सुरेश आ चुका है तो बीच बनेगा नहीं। बीच नहीं बनेगा तो आप कह सकते हैं कि सर कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में है, तो नीचे की ओर आप उसे लिख देते। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, सोहन और विजय के बीच में था और विजय का स्थान दीपक के ऊपर था। विजय का स्थान है वो दीपक से ऊपर है। विजय दीपक से ऊपर है तो दीपक सबसे नीचे है, तो दीपक से ऊपर विजय हो गया, सोहन और विजय के बीच में कुणाल हो गया और सुरेश सोहन से ऊपर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हो ही चुका था। प्रतियोगिता में जो सर्वोच्च स्थान मिला है वो किसे मिला है, सुरेश को मिला है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था, बीच बनाना यदि आपको आता था। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाता डी ऑप्शन सुरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और खूबसूरत से सवाल और करते हैं उनको। पढ़ना ही आना चाहिए एक क्वेश्चन। कविता ममता से छोटी है, लेकिन ममता मीना से छोटी है। सीमा कविता से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। बिल्कुल बच्चों का सा क्वेश्चन है, फिर भी देखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। कविता ममता से छोटी है, कविता को आप कहीं भी लिखेंगे तो ममता से छोटी होनी चाहिए। ममता और नीचे कविता, ममता से छोटी है, कविता ममता से छोटी है, तो छोटे लोगों को मैं नीचे लिख रहा हूं, बड़ों को मैं ऊपर लिख रहा हूं। अपने हिसाब से, सेंस के हिसाब से कैसे भी अरेंज कर लें। फिर देखिए, लेकिन ममता मीना से छोटी है। ममता है वो मीना से छोटी है, तो आप कह सकते हैं सर मीना बड़ी है ममता से। मीना से ममता छोटी है, तो मीना को ऊपर लिख दें, ममता को नीचे लिख दें। फिर ममता से छोटी कविता पहली लाइन में हो ही चुकी है। सीमा कविता से छोटी है, कविता से छोटी है, छोटों को नीचे लिख दें, तो सीमा कविता से भी छोटी है। इनमें सबसे छोटी कौन है, तो आप कह देंगे सर सीमा है। तो ये बहुत ही आसान सी बात थी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। कोई समस्या थी नहीं इसमें। 7 नंबर के क्वेश्चंस का सही जवाब होता डी ऑप्शन सीमा। कविता ममता से छोटी थी तो ममता के नीचे कविता को लिख देते। ममता मीना से छोटी थी तो मीना के नीचे ममता को लिख देते, यानी ममता से ऊपर मीना होती और ममता के नीचे कविता होती। फिर कविता से छोटी सीमा ही है तो कविता से नीचे सीमा लिख देंगे, तो चारों कैंडिडेटों में सबसे छोटा कैंडिडेट आप फाइन कर पाए। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देख लीजिए, छोटा सा क्रम है, ये आप बता सकते हैं। ए, बी और सी बुद्धिमान है, ए, डी और ई परिश्रमी है, डी, सी और ई ईमानदार हैं, ए, बी और ई महत्वाकांक्षी हैं। निम्न में से कौन ईमानदार नहीं है, निम्न में से कौन ईमानदार नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, एक बात तो ये है, ई, सी और डी, डी, सी और ई, ये 3 लोग ईमानदार हैं। गौर से देखिए, तो वो पूछ रहा है कौन ईमानदार नहीं है, नहीं है, यानी जहां सी आ गया वो उत्तर नहीं होगा।
जहां सी आ गया वो उत्तर नहीं होगा, डी आ गया वो उत्तर नहीं होगा, कौन सा उत्तर होगा? बी। कुछ लोग तो ऐसे ही कर देते, चार विकल्पों को ध्यान से देखते तो ये डायरेक्ट दिख रहा था। ईमानदार हैं, प्रसन्न ने कहा है ईमानदार नहीं है, वो खोजिए। तो ईमानदार कौन कौन नहीं है? तो आप प्रश्न में ऊपर देखें, डी, सी और ई ईमानदार हैं, तो बच गए कौन? ए और बी ईमानदारी से बाहर बच गए, तो ए और बी आपका राइट आंसर होता। हो सकता है कुछ लोग यहाँ टेबल का भी इस्तेमाल करें। टेबल कैसे? टेबल ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास में ए है, बी है, सी है और डी है। ये चार लोग, पांच लोग हैं, एक ई और है। चलिए टेबल भी बना लेते हैं। एक आपके पास है बुद्धिमान, बुद्धिमान, एक है परिश्रमी, एक कैटेगरी है ईमानदार और एक है महत्वाकांक्षी। ये आपके पास में अलग अलग कैटेगरियां हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे भी देख सकते थे, बाकी ऐसी जरूरत ही नहीं थी। जब इतनी छोटी सी बात थी तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अब प्रश्न को आप पढ़ते, ए, बी और सी बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान में ए आएगा, बी गुड आएगा और सी आएगा। ये बुद्धिमान है, तो ये दो लोग बुद्धिमान नहीं है। फिर देखिए परिश्रमी में, देखिए कि परिश्रमी कौन है? तो ए, डी और ई हैं। ए है, डी है और ई है, यानी कि इन दो लोगों का परिश्रमी से लेना देना नहीं है। फिर है डी, सी और ई हैं, वो ईमानदार हैं। डी, सी और ई, डी, सी और ई ईमानदार हैं, तो ये दो लोग ईमानदार नहीं है। महत्वाकांक्षी के नीचे देखें तो ए, बी और ई महत्वाकांक्षी हैं। ए है, बी है और ई है, तो ये दोनों नहीं है। ऐसे भी देख सकते थे आप, एक चार्ट के थ्रू भी ऐसे भी जाते तो भी आप आराम से इसे देख पाते। चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बगैर सारणी ही पता चल जाता कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। ये प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ने से भी आप डिसाइड कर पा रहे थे, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं रही होगी। ध्यान से पढ़ें, 9th नंबर का क्वेश्चन भी आसान है, बस लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ें। एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। सरिता ने अभिजीत से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, यानी एक अभिजीत है, अभिजीत इससे अधिक अंक प्राप्त करे हैं सरिता ने। तो सरिता को ऊपर लिख दीजिए, अभिजीत को नीचे, जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि अभिजीत कम वाला है और सरिता ज्यादा वाली है। फिर उससे आगे देखिए, किंतु प्राप्त किए हैं, किंतु रणजीत से अधिक नहीं। सरिता ने अभिजीत से तो अधिक प्राप्त करे हैं, लेकिन रणजीत से ज्यादा नहीं करे हैं। तो आप कहेंगे सर रणजीत जो है वो सरिता से ज्यादा अंक लाता है। रणजीत से तो कम प्राप्त करे हैं, लेकिन अभिजीत से ज्यादा, तो सरिता बीच में हो जाएगी, रणजीत इससे ज्यादा और अभिजीत इससे कम। ये तीन चीजें पहली लाइन से आप डिसाइड कर पाए इन तीनों का। उसके बाद देखिए, राम ने श्याम से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जिसे अभिजीत से कम अंक मिले हैं। जिसे किसे? राम को, जिसे पहले वाले कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेगा। जो होता तो दूसरे वाले को करता, यहाँ जो नहीं था जिसे था, तो जिसे का मतलब हो गया राम ने अभिजीत से तो कम प्राप्त करे हैं। अभिजीत से तो कम हो गया राम, लेकिन श्याम से अधिक है, श्याम से अधिक प्राप्त करे हैं। ये क्रम रहा होता उनका, और प्रश्न उनमें से सबसे कम किसने प्राप्त करे? श्याम ने। तो आपका जो राइट आंसर होता वो ए ऑप्शन होता, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला कैंडिडेट ए ऑप्शन में मौजूद था, श्याम। आसान क्वेश्चन था। पहली लाइन को पढ़ते, सरिता ने अभिजीत से अधिक अंक प्राप्त करे हैं किंतु रणजीत से नहीं। तो तीनों आदमियों का क्रम लग गया था कि सरिता होती वो अभिजीत के ऊपर आती और रणजीत से नीचे आती अंकों के मामले में। फिर आगे लाइन थी, राम ने श्याम से ज्यादा अंक प्राप्त करे, जिसे अभिजीत से कम अंक मिले थे। यानी राम को अभिजीत से तो कम अंक मिले थे, लेकिन श्याम से ज्यादा मिले थे। तो अभिजीत के नीचे राम आ जाता और राम के नीचे श्याम आ जाता। सबसे नीचे इन कैंडिडेटों में श्याम नजर आ रहा था, वो ही आपसे पूछा था। सबसे अधिक अंक पूछता तो रणजीत आपका उत्तर होता, कम वाला पूछा था, श्याम उत्तर लगाते तो आप परीक्षा में सही होते। चलिए और इक्के दुक्के क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आए थे इससे आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। देख लीजिए, आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इनमें। 10वां और 11वां क्वेश्चन दोनों ही इसी पे डिपेंडेबल थे। चलिए कुछ कथन ऊपर दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। सोहन के वजन का दुगना
सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। देखिए प्रश्न क्या कहना चाहता है। सोहन, इसको मैं एस मान लेता हूं, मोहन को मैं एम मान लेता हूं और रोहन को आर, जिससे यहां लिखना नहीं पड़े मुझे हिंदी में। यदि ऐसे इनिशियली सबके लेटर अलग अलग हो तो ऐसे एस एम आर मान लें। सोहन के वजन का डबल, सोहन को आप डबल कर दें, सोहन का डबल, ध्यान से देखना, वो मोहन या रोहन के वजन से कम होता है। इससे मोहन या रोहन से ये कम होता है। कम समझ गए होंगे, ये जो मुंह फाड़ता है उधर ज्यादा वाले हैं, यानी सोहन के वजन का डबल भी कर लो तो वो मोहन और रोहन के बराबर नहीं जा पाता है, बड़ा नहीं, तो डबल करने से भी वो छोटा ही रहता है। तो ये निश्चित है कि यहां से छोटा कौन है। चलिए पहले दोनों स्टेटमेंटों को देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रोहन के वजन का दुगना आर का डबल करो तो वो मोहन या सोहन के वजन से अधिक आता है। इनका डबल करने से अधिक आता है। किससे? मोहन या सोहन के वजन से अधिक आता है। दोनों पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है 10वां। ये दोनों स्टेटमेंट हो गए। अब इनसे तय क्या कर पा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से न्यूनतम कौन है, एक पूछा था अधिकतम कौन है। मोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का वजन न्यूनतम है, रोहन का वजन न्यूनतम है। जिसका वजन न्यूनतम है वह निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों से देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। न्यूनतम चाहिए तो ये न्यूनतम, ये दोनों से छोटा है एस, एम और आर से छोटा है एस, दुगना करने पर भी छोटा ही है। यदि मान लो किसी आदमी का वजन को डबल कर लें तो भी बाकी से छोटा ही आता है, तो आप ये निश्चित कह सकते हैं कि ये छोटा है। यानी दुगना करने पर भी बड़ा नहीं हो रहा है, तो सबसे छोटा ये है, दोनों से ही छोटा है। इसका मतलब ये कैंडिडेट सबसे छोटा है। सोहन का वजन सबसे न्यूनतम है। ये बात क्लियर डिसाइड हो रही है। इन दोनों कथनों में पहले कथन से ही डिसाइड हो रहा है कि सबसे न्यूनतम वजन किसका है। ये आप तय कर पा रहे हैं, कंफर्म है कि सोहन का वजन कम ही है, सबसे न्यूनतम है, क्योंकि वो मोहन और राम दोनों से छोटा ही रहता है। दोनों से छोटा है लेकिन डबल करने पर छोटा है। डबल करने पर छोटा है तो सोहन का वजन बिल्कुल न्यूनतम है। डबल करने पर भी छोटा रहता है, तो पहले भी छोटा था, डबल करने से भी छोटा है, तो निश्चित तौर से वो छोटा ही है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। 10वां थोड़ा आसान था, 11वां वही है ऊपर से कि सोहन का वजन का डबल कर लें तो वो मोहन या राम से छोटा ही रहता है। और दूसरे कथन को मैं अलग कलर से लिख देता हूं, उसका मतलब है रोहन के वजन का यदि डबल कर लें तो वो मोहन या सोहन से अधिक होता है। ये दो कथन हैं, पहला कथन ये है और दूसरा कथन ये है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें अधिकतम वजन किसका है। आप पता लगाएं कि इनमें से अधिकतम वजन किसका हो सकता है। तो देखिए न्यूनतम यहां से पता चल रहा है, पहले कथन से ये पता चल रहा है कि न्यूनतम सोहन है, क्योंकि ये दोनों से ही छोटा है डबल करने पर। तो न्यूनतम तो श्योर हो गया कि सबसे छोटा तो एस है, ये तो श्योर हो गया। सबसे छोटा पहले कथन से तय करा जा सकता है कि कौन है, सोहन सबसे छोटा है एस, पहले कथन से ये डिसाइड हो गया। लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि एम बड़ा है कि आर बड़ा है। दूसरे कथन की ओर चलते हैं। रोहन के वजन का डबल, रोहन का एक्चुअल वजन नहीं, रोहन के वजन को डबल करने पर बड़ा हुआ है। तो अब आप निश्चित नहीं कर सकते कि डबल करने से बड़ा हुआ है, इन दोनों से बड़ा ये है कि नहीं है, क्योंकि देखिए कई बार छोटे आदमी के वजन को भी डबल करते हैं तो बड़े आदमी से ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो कि कुछ बच्चों को ऐसे हो कि सर इसमें बड़ा रोहन ही है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मान लो रोहन का वजन 3 है, सोहन का वजन 4 है और मोहन का वजन है वो 5 है। तो अब ये दोनों हैं वो इसके डबल से छोटे हैं। जैसे आप 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा, तो 6 इन दोनों से बड़ा होगा, 4 या 5 से तो बड़ा ही होगा। तो इससे ये तय नहीं कर सकते कि ये छोटा है। यहां से नहीं देख सकते, हो सकता है ये छोटा हो डबल करने पर बड़ा हो रहा हो सकता है ये बड़ा हो और डबल करने से बड़ा हो, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसका वजन अधिकतम है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग इसमें रोहन को बड़ा नहीं कर दें, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया कि रोहन का वजन इन दोनों से कम भी मान लें आप यदि, तो कई बार डबल करने पर वो ज्यादा हो सकता है। तो हो सकता है वो पहले से ही ज्यादा रहा हो, डबल करने से ज्यादा और हो गया हो सकता है वो पहले से कम रहा हो
और डबल करने से उनसे ज्यादा हो गया हो। तो सबसे छोटे कैंडिडेट को पहचाना जा सकता था कि न्यूनतम वजन किसका है, लेकिन महत्तम वजन किसका है, मैक्सिमम कौन है वेट में इनमें, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो चलिए इसी के साथ इस पार्ट को समाप्त करते हैं। ये क्रम के कुछ प्रश्न थे, वो कैटेगरी वाइज हम क्रम को पढ़ रहे हैं, सभी रैंकिंग ऑर्डर, बैठक, सिटिंग, सभी चीजें हम क्रम दर क्रम पढ़ते जाएंगे और पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, हो सकता है ये वीडियो आप जब तक देख रहे हो तब तक बहुत सारे टॉपिक अपलोड हो गए हों ऐप पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं यदि आपको हमारे सभी प्रयास अच्छे लग रहे हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।